Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 24th of March 2025. तो गाइज आज है तारीख 24 मार्च 2025 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है इस दीपक यादव एजुकेशन चैनल पर डेली बेसिस पे 2 वीडियोस अपलोड होते हैं। एक मॉर्निंग में 5 AM पर जो आपको मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ हैं या इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स हैं या दूसरे और इंपॉर्टेंट सोर्सेज के आर्टिकल्स हैं वो सब एक ही जगह पे कंपाइल करके प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपका द हिंदू एनालिसिस प्रोवाइड करवाया जाता है जिसमें आपके सारे के सारे जितने भी करंट इवेंट्स हैं, नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, कोई गवर्नमेंट स्कीम है, कोई और पॉलिसी है, हर एक चीज़ यहाँ पे कवर हो जाती है। बस करना क्या है, जिसके पास में बहुत ज़्यादा टाइम कम है, जो एक वर्किंग पर्सन है या फिर आप कह सकते हैं जिनको शॉर्ट वीडियो देखना है, करंट अफेयर्स को स्पेसिफिकली डिटेल से कवर करना है, उनके लिए वीडियो बेस्ट होने वाला है। रोज़ाना मॉर्निंग में 5 बजे ये वीडियो आपको मिल जाता है, तो अपने अर्ली मॉर्निंग के रूटीन में ही इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वो आपको इस वीडियो की गहराई देखने के बाद में पता चलेगा, ठीक है। और इस लेक्चर का जो PDF वगैरह है वो अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको एक टेलीग्राम चैनल पर जाना है जिसका नाम है दीपक यादव एजुकेशन PDF। फुल फॉर्म लिखना दीपक यादव एजुकेशन PDF। 40,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप जाकर इस लेक्चर्स के PDF को डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल के साथ में। जो आज का हमारा फर्स्ट आर्टिकल दोस्तों ये आपको देखने को मिल रहा है, ये GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारा GS पेपर नंबर 2 के अंदर में इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का टॉपिक है, वहाँ से भी आप इसको लिंक कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में, एक इंपॉर्टेंट बॉडी जिसको कई बार हम पढ़ चुके हैं, क्वाड। लेकिन रीज़न यह है इसको पढ़ने का, और वो पहली आपको ये जानना तो ज़रूरी है ना कि भाई ये न्यूज़ क्या है, खबर क्या है, हम इस आर्टिकल को क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो खबर है हर एक आर्टिकल का वो ये मिल जाएगा, यानी करंट इवेंट क्या है, फिर जो बाकी सारी डिटेल्स मिलेंगी वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी करंट प्लस स्टैटिक दोनों का कवरेज। जब करंट न्यूज़ की बात करते हैं तो बेसिकली एक्चुअली में ये हुआ है हाल ही में, जो क्वाड कंट्रीज़ के, आपको पता है क्वाड के अंदर 4 देश हैं जिसके अंदर में USA, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश आते हैं, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ के डिफेंस ऑफिसर्स ने अपनी एक चिंता प्रकट की है चाइना के बढ़ते हुए एग्रेशन की वजह से, यानी चाइना का जो अग्रेशन है वो करंट समय पर इंडो पैसिफिक रीजन में तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर ये चिंता व्यक्त की है एक पर्टिकुलर मीटिंग के दौरान, जिस वजह से ये पूरा का पूरा जो क्वाड ग्रुप है ये न्यूज़ में आ चुका है कि आखिरकार है कौन सा ये ग्रुप जो बेसिकली इस चीज़ के बारे में चिंता व्यक्त कर रहा है। तो मैंने आपको बताया क्वाड बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा पर्टिकुलर शेप होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे इस वजह से इस क्वाड ग्रुप के अंदर में भी 4 कंट्रीज़ हैं, ध्यान में रखिएगा, जिनका मेन पर्पस है इंडो पैसिफिक रीजन को ओपन और फ्री बनाना। जब मैं बात करता हूँ इंडो पैसिफिक रीजन की तो बेसिकली मैं आप लोग को एक पर्टिकुलर मैप दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, ये है अपना इंडिया, नीचे इंडियन ओशन है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पैसिफिक ओशन। इन दोनों रीजन्स के अंदर में जो चाइना का अग्रेशन है बेसिकली इसको काउंटर करने के लिए पूरा का पूरा ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है क्वाड। तो क्वाड में कौन कौन से देश आपको शामिल देखने को मिलेंगे, एक भारत है, दूसरा यहाँ पे नीचे ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा, फिर ये जापान हो गया, देन उसके बाद में यहाँ पर अमेरिका हो गया, US हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए आगे आते हैं। अब आगे की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देखिएगा। तो ये 4 कंट्रीज़ तो आपको रट गई होंगी, हाँ भैया ये इसका हिस्सा है, ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कई बार क्या होता है बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो मिलिट्री अलायंस हैं, ठीक है, जिनकी मिलिट्रीज मिलकर काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मिलिट्रीली एक्टिव हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये वाला जो क्वाड है ये एक केवल और केवल डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है। वैसे यहाँ पर जो पर्पज़ है वो यही है कि इंडो पैसिफिक रीजन को ज़्यादा सिक्योर बनाना, ज़्यादा इसको फ्री करना, ज़्यादा ओपन करना, कोई तीसरा देश ऐसा ना आ जाए जो उसमें अपना दबदबा बनाने लगे, दबदबा दिखाने लगे। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये ग्रुप को क्रिएट किया गया, ठीक है। आज ये जो क्वाड ग्रुप है दोस्तों, ये जब चारों कंट्रीज़ की मीटिंग होती है अलग अलग प्रकार के माध्यम से होती हैं। साल में कुछ इनके समिट्स भी होते हैं, है ना, इनके फॉरेन मिनिस्टर के बीच में मीटिंग होती है, यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US, इनके डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इनके बीच में भी मीटिंग होती है ना। साथ ही साथ में आपको याद रखना है इन चारों देशों का 6 अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स हैं जो मिलकर काम करते हैं। जब मैं बात करता हूँ 6 वर्किंग ग्रुप में, सबसे पहला यहाँ पर हेल्थ सेक्टर को कवर करता है, दूसरा यहाँ पे क्लाइमेट है, तीसरा यहाँ पर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, चौथा स्पेस टेक्नोलॉजी है, पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर है और छठा साइबर सिक्योरिटी है। तो इन 6 सेक्टर्स में भी यहाँ पर ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं वो वर्क करती हैं। नाउ अब थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में जो करंट इशू है क्वाड क्या है ये तो आपको क्लियर हो गया। क्वाड बना कैसे, ये आइडियोलॉजी बेसिकली लेकर कौन आया, तो ये बात है दोस्तों साल 2007 की। उस समय पर जापान के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे शिंजो एबे साहब, जिनको बाद में एसेसिनेट कर दिया गया था, तो शिंजो एबे साहब ने यहाँ पर इस पूरे आइडिया को इंट्रोड्यूस किया था कि हमें क्वाड बनाना चाहिए और एक ऐसा यहाँ पर बॉडी होगा जो इंडो पैसिफिक रीजन में काम करेगा। फिर क्या हुआ, 2007 में इन्होंने इस पूरे मुद्दे को उठाया। देन 2012 के अंदर में ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड का, ये इसको लेकर आया गया। अब ये देखो क्वाड अभी बना नहीं है, डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड के अंदर में इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों को लेकर आया जाएगा। ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट मतलब आप कह सकते हैं दुनिया के सामने पेश किया गया। फिर साल 2017 के अंदर में बढ़िया चीज़ हो गई। साल 2017 में, क्योंकि 2012 में जब ये पूरा डिस्कशन हुआ, 2012 के बाद में क्वाड को लेकर जो पूरा मामला है वो ठंडा पड़ गया था, कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा था। देन 2017 के अंदर में क्वाड को वापस से रिवाइटलाइज किया गया, यानी वापस से यहाँ पर इसमें एक जान डाली गई, क्योंकि 2017 तक दिख रहा था चाइना कितना मैसिव तरीके से अपने नेवी के प्रेजेंस को बढ़ा रहा है ना, तो इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये पूरा मीटिंग किया गया। देन 2017 के बाद में नए एक्शंस लिए गए। देन क्या हुआ, बाद में 2019 में कोरोना आ गया। फिर उसके बाद 2020 में दोस्तों कोविड के समय पर ही मालाबार नेवल एक्सरसाइज किया गया। मालाबार नेवल एक्सरसाइज पहले भी होता था बट उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं होता था। 2020 में एक इंटरेस्टिंग चीज़ यही होती है कि ऑस्ट्रेलिया दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं इस चीज़ को ज्वाइन कर लेता है। सारे कंट्रीज हम मिलकर इस मालाबार नेवल एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद में 2021 में अगेन कोविड वाला टाइम था, तो इन क्वाड कंट्रीज़ के बीच में एक बड़े लेवल पर एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग हुई थी जो पूरे दुनिया भर में वायरल हुई थी। तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं क्वाड से रिलेटेड, वो सब मैंने आपको बता दिया है। बाकी जैसे आप लोगों ने देखा होगा बार बार यही बोला जा रहा है, क्वाड का स्पेसिफिक पर्पस है इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करना। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों यहाँ पर यह है क्योंकि इंडो पैसिफिक आज एक बहुत बड़ा रेंज है। यहाँ पर किसी एक समुद्र की बात नहीं कर रहे हैं, दो समुद्र के हिस्से हैं, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये एक ऐसा रीजन है जो आज दुनिया में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को होल्ड करके रखता है। ये एक बड़ा मेजर ट्रेड रूट है, यहाँ से व्यापार मैसिव लेवल पर होता है। इवन दुनिया भर का जो मैरीटाइम ट्रेड है उसका 60% व्यापार इन दोनों पर्टिकुलर ओशन से गुजरता है। इसलिए इसकी सुरक्षा, किसी दूसरे कंट्री का इसमें दबदबा ना बनने देना, इसको इंश्योर करने के लिए क्वाड लेकर आया गया। आई होप आपको क्वाड के बारे में हर एक बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है और आपका करंट अफेयर भी कवर हो गया, स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो गया। चलिए दोस्तों, अगर लिख रहे हैं तो सेकंड आर्टिकल पे आ जाइए। सेकंड आर्टिकल भी काम का है। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC के बारे में बात हो रही है। जो व्यक्ति बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दूसरे और सेक्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर यह आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो LIC क्या है? देखिए LIC के जो यहाँ पर एजेंट्स हैं उन्होंने रिसेंटली LIC के नए इंश्योरेंस नियमों के खिलाफ में प्रदर्शन किया है, प्रोटेस्ट किया है। तो ये तो यहाँ पर आपकी केवल खबर है जिस वजह से चर्चाओं में है पूरा LIC का कॉन्सेप्ट। आइए यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या है LIC और कैसे कैसे यहाँ पर ये इवॉल्व हुआ है। आज LIC को बताया जाता है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस बेसिकली यहाँ पर होता है बीमा। तो जीवन बीमा प्रोवाइड करवाने के लाइफ इंश्योरेंस आप देखते होंगे आज तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं जहाँ पे आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, है ना। लाइफ इंश्योरेंस करवा लेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको प्रीमियम पे करते रहना पड़ता है। कोई यहाँ पर जैसे भगवान ना करे आपके साथ में कोई दिक्कत होती है, हेल्थ को लेकर इश्यूज़ होती है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारा जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है। तो इतना ज़्यादा कह सकते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आती है इंसान के लाइफ के अंदर में, अगर कोई उसे प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो इसलिए लोग यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर लेकर रखते हैं। LIC की बात करेंगे, अपने आप में एक सबसे ज़्यादा बड़ा पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको ये देखने को मिल जाती है। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। LIC का जो मेन हेडक्वार्टर है दोस्तों, याद रखिएगा एग्जाम के लिए, वो मुंबई के अंदर में प्रेजेंट है। LIC का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भारत के फाइनेंशियल मार्केट में। इवन इनका अपने आप में एक मोटो है, जैसे बहुत सारी बॉडीज़ है जिनका अपने आप में एक थीम होता है, और इनका मोटो है योगाक्षेमम वहामयम। इसका मतलब है, देखो भगवत गीता से ये लिया गया है, इसका मतलब है योर वेलफेयर इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी। ये बेसिकली मोटो है लाइफ इंश्योरेंस, इस पूरे के पूरे लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया का, जो भी यहाँ पर ये स्कीम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कह लो, है ना। अब दोस्तों ये जो पर्टिकुलर बॉडी है इसको 1956 में बनाया गया था। ध्यान रखना ये इतनी ज़्यादा पुरानी है। 1956 में LIC को तैयार किया गया था और
इसको तैयार करने के लिए एक एक्ट को लेकर आया गया था जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इस कानून के माध्यम से ये बॉडी तैयार होती है। ऐसा नहीं है कोई नई बॉडी बनाई थी, याद रखिएगा, क्योंकि उस समय पर ये जो लाइफ इंश्योरेंस एक्ट आता है ये हमारे देश के अंदर में इस पूरे के पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को एक वैल्यू देता है, इसको नेशनलाइज कर देता है। कैसे? इसमें 245 अलग अलग प्राइवेट इंश्योरर्स, यानी भारत में ऐसी बहुत सारी और भी इंश्योरर कंपनीज थी अलग से, यहाँ पर ये प्राइवेटली वर्क चल रहा था। देन क्या हुआ, इस लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इन 245 प्राइवेट इंश्योरर्स को, साथ ही साथ में इन सारी की सारी प्रोविडेंट सोसाइटीज़ को एक सिंगल कंपनी के अंदर में मर्ज कर दिया गया, जिसके बाद लाइफ यानी इंश्योरेंस जो भी LIC है दोस्तों यहाँ पर यह तैयार किया गया। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन तैयार किया गया। और आज आप देख पाओगे देश भर में LIC का पूरा जो ऑपरेशन है वो चलता है। LIC आज 8 जोनल ऑफिस के अंदर ऑपरेट करता है, जिसमें सबसे पहला दिल्ली है, दूसरा चेन्नई है, तीसरा आपका मुंबई है, फिर उसके बाद में चौथा हैदराबाद है, पांचवा कानपुर है, छठा कोलकाता है, सातवां भोपाल है एंड आठवां पटना है। ठीक है, नाउ अब ये जो इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे थे, इसका एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। यानी भारत के अंदर में जो ये पूरा का पूरा बीमा वाला पूरा सेक्टर है, कैसे ये ग्रो हुआ। तो दोस्तों ये समय है 1818 का। 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। ये भारत की, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी भारत में जो एस्टेब्लिश की गई थी। नाम है इसका ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। फिर 1870 में आप देख पाएंगे बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी को इंट्रोड्यूस किया गया। ये पहला इंडियन ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस था, क्योंकि उससे पहले ब्रिटिशर्स लेकर आए थे ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। 1870 में पहला भारतीय के द्वारा ओनरशिप होल्ड करने वाली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को फाउंड किया गया था, जिसका नाम था बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी। फिर 1912 में अगर आप देख पाएंगे इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट को यहाँ पर तैयार किया गया, ताकि इंश्योरेंस बिजनेसेस को रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सकें। फिर 1928 के अंदर में इंडियन एश्योरेंस कंपनीज एक्ट को पास किया गया, ताकि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को पावर दी जा सके, गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो है इंश्योरेंस कंपनीज का उसको होल्ड करके रख सके। फिर 1938 के अंदर में इंश्योरेंस एक्ट आया। 1956 में LIC यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो गई। LIC को तैयार करने के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ 245 इंडियन और फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी साथ में आई थी। इन सब ने मर्जिंग की। इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से, जिसके बाद पूरा LIC एस्टेब्लिश होता है। और अब आप देख पाओगे LIC किस लेवल पर चल रहा है। ये हमने देखा हमारे देश में किस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर इवॉल्व हुआ है। अब ज़रूरी थोड़ी है केवल जीवन का ही बीमा होता है, इंश्योरेंस तो बहुत सारी चीज़ों का होता है। लोग अपने एग्रीकल्चरल लैंड का इंश्योरेंस करवाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों का इंश्योरेंस होता है। ये तो हमने लाइफ इंश्योरेंस की बात की है क्योंकि हम LIC की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे इंडिया में जो जनरल इंश्योरेंस है उसकी जो शुरुआत है वो एक पर्टिकुलर कंपनी ने की थी 1850 में। उसका नाम है ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी और इसी के थ्रू यहाँ पे क्या हुआ, जनरल इंश्योरेंस शुरू हुआ। उससे पहले लाइफ इंश्योरेंस कैसे भारत में आया ये सब मैंने आपको एक सिंपल फैक्ट के तौर पर बता दिया है। फिर 2 बॉडीज़ और आती हैं जो प्रीलिम्स में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली चीज़, हमारे देश में इंश्योरेंस सेक्टर को मैनेज करने के लिए एक और बॉडी है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम FSIB के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। याद रखना, इस बॉडी को अभी जल्दी बनाया गया साल 2022 में भारत सरकार ने बनाया, ताकि हम लोग क्या कर सकें, यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश करती है ताकि जो भी यहाँ पर होल टाइम डायरेक्टर हैं, यानी कि जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे बड़ी बड़ी संस्थाएं जो पैसों से संबंधित काम कर रही हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, उनके अंदर में होल टाइम डायरेक्टर होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होता है। तो इनके अपॉइंटमेंट कैसे होंगे, इनको अपॉइंट करने के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं वो देने के लिए दोस्तों यहाँ पर FSIB को तैयार किया गया। तो FSIB आज क्या करता है, पर्सनल मैनेजमेंट पॉलिसी को लेकर भी गाइडेंस देता है, अपॉइंटमेंट को लेकर भी यहाँ पर अपनी रिकमेंडेशन भारत सरकार को देता है। ठीक है, फिर इंश्योरेंस को लेकर एक और इंपॉर्टेंट बॉडी आती है जिसको लेकर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में IRDAI। इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, अपने आप में एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी मतलब इसको एक एक्ट यानी कानून के माध्यम से बनाया गया। उस एक्ट का नाम है IRDAI एक्ट 1999। ठीक है, अब इसको तैयार किया गया है किस चीज़ के लिए, ताकि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में हम जो रेगुलेशन है उसको इंप्रूव कर सकें। और ये जो IRDAI की हमने बात की है, इसके अपने आप में ही इंपॉर्टेंट पावर्स एंड फंक्शंस है, याद रखना।
सबसे पहला यहाँ पर इसका पावर है कंपटीशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, ताकि जो कंज्यूमर की चॉइस है वो बढ़ सके, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन होगा, लोगों के पास में चॉइस ज़्यादा बढ़ी रहेगी। जितने भी इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर में कंपनीज आती हैं उसको रेगुलेट करने का काम करना। उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट लॉज आपको देखने को मिल जाते हैं इंश्योरेंस से संबंधित भारत के अंदर। पहला है मैरीन इंश्योरेंस एक्ट 63, जो कि हमारे समुद्र से संबंधित इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है। दूसरा पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 है। ठीक है, तो ये आपके इंश्योरेंस से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। ये आपके जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी में भी हेल्प करेगा। अगला आर्टिकल भी दोस्तों जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के अंदर आपको हेल्प करने वाला है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट बॉडी के बारे में जिसका नाम है डीजीटीआर, दैट मीन्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़। ये भी काफ़ी चर्चाओं में है। अब पहले ये जान लेते हैं ये चर्चाओं में क्यों है एग्जैक्टली। तो ये आपके सामने ऊपर इसकी न्यूज़ देखने को मिल जाती है। न्यूज़ ये है कि भाई ये जो हमारा व्यापार का मंत्रालय है, ट्रेड मिनिस्ट्री, इन्होंने रेकमेंड किया है 12% ड्यूटी ऑन स्टील इंपोर्ट्स। जो हम यहाँ पर स्टील को परचेज करते हैं बाहर से, उसके ऊपर में 12% ड्यूटी लगा दी है मंत्रालय ने। 12% ड्यूटी मतलब 12% टैक्स लगा दिया। तो बाहर से यानी कि विदेशों से जो हम लोग स्टील परचेज कर रहे हैं वो अब इंडिया में आकर महंगी हो जाएगी, वो कॉस्टली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसमें टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब आप कहोगे अचानक से ये टैक्स लगा देना क्या ये सही है, बताओ? तो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, ये टैक्स क्यों लगाया गया, उसके पीछे का एक रीज़न है। रीज़न यह है क्योंकि दुनिया भर में ये स्टील की जो बिक्री है ना, इसके ऊपर में अलग अलग देशों ने रोक टोक लगा दी है। भारत ने नहीं लगाई थी। तो ये घूम फिर के बहुत सारा स्टील इंडिया में आ रहा था, वो भी सस्ते दाम में, यानी चीपर स्टील आ रहा था। अब ये चीपर स्टील इंडिया में अगर इंट्रोड्यूस होता तो हमारे खुद के देश का यानी कि हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर है स्टील का, वो अफेक्ट हो रहा था, वो नहीं बिक रहा था। समझ रहे हैं? जो बाहर से इंपोर्ट होकर आ रहा है, इसी चीज़ को यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं या सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर इसको परचेस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये था, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री खुद की हिट कर रही है और हमने फिर यहाँ पे क्या सोचा, टैक्स लगा दिया जाए। तो जो बाहर से आ रहा था, इंपोर्ट हो रहा था, 12% ड्यूटी लगा दी गई, वो भी महंगा हो गया। अब हमारे देश में जो स्टील बिक रहा है उसी के लेवल में आ जाएगा, क्योंकि भारत भी वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। हम भी बहुत सारा स्टील प्रोड्यूस करते हैं, स्टील प्रोडक्शन के मामले में हम पीछे नहीं हैं। समझ रहे हैं? तो इसी के आधार पे डीजीटीआर ने यहाँ पर ये पूरा का पूरा वर्क किया है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बन जाए आप लोगों से, क्या है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़? तो आपको पता होना चाहिए ये एक ऐसी बॉडी है जो व्यापार में चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जानी जाती है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ को रोकने के लिए जानी जाती है। जब मैं बात ये करता हूँ एंटी डंपिंग के बारे में, आपको पता है डंपिंग का मतलब क्या होता है? डंपिंग बहुत सारे देश करते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना करता है भारत में काफ़ी सारी चीज़ों की डंपिंग। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है एक्स, ये जो प्रोडक्ट है ये भारत के अंदर बिकता है, यानी कि इंडिया में भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा महंगा बिक रहा है। चाइना भी यहाँ पर ये सिमिलर प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन चाइना की सरकार अपनी कंपनीज़ को सपोर्ट कर रही है, कह रही है आप बेचो सस्ते दाम में, पैसा हम आपको देंगे। और इन कंपनीज़ को सपोर्ट करके इतना सपोर्ट किया कि ये कंपनीज़ बहुत सस्ता ये माल हमारे देश में भेज रहा है और हमारा मार्केट पूरी तरह से डिसरप्ट कर रहे हैं। वही चीज़ हमारे मार्केट में ही मिल रही है, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी महंगी है। ये बाहर से सस्ता आ रहा है क्योंकि इनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इंडिया में और सस्ता हो रहा है। तो लोग यहाँ पर इसको परचेस कर रहे हैं और हमारे खुद का मार्केट हिट हो रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, इसको बोलते हैं डंपिंग करना, कि चाइना ये प्रोडक्ट हमारे देश में डंप कर रहा है। इसको रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, टैक्स लगाया जाता है, ताकि वो प्रोडक्ट जो सस्ता आ रहा है उसको महंगा कर दिया जाए, महंगा करके या फिर जो हमारे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट है उसके बैलेंस में लेकर आ जाए, ताकि लोग जो है, जब हमारा देश खुद प्रोड्यूस कर रहा है तो लोग उसको ज़्यादा चुनें, उस पर ज़्यादा रिलायबिलिटी दिखाएं। समझ रहे हैं? तो ये डीजीटीआर इस तरीके से लेकर आया गया। आज डीजीटीआर कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है? तो वह है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा डिपार्टमेंट तो आप लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। जब आपसे पूछा जाएगा मिनिस्ट्री तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इस बॉडी का मेन पर्पज़ क्या है? इसका मेन पर्पज़ यही है, जितने भी यहाँ पर एंटी डंपिंग है, ये बेसिकली इंडिया का एक एंटी डंपिंग वॉच डॉग है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कहीं पर भी डंपिंग हो रही है उस चीज़ को ये कंट्रोल करेगा और कह सकते हैं किसी को भी व्यापार में एक अनफेयर एडवांटेज लेने नहीं देगा। इसके लिए डीजीटीआर बनाया, इन्होंने ये काम किया और स्टील के ऊपर में ये 12% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। तो भारत ने अभी 12% का स्टील पे ये इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाया, उसके पीछे का रीज़न आपको पता चल चुका है, क्योंकि अमेरिका ने भी दूसरी तरफ 25% टैरिफ लगा दिया है। फिर ऐसे दोस्तों 129 कंट्रीज़ में इश्यूज़ हो रहे हैं।
मतलब ये इश्यूज़ 129 कंट्रीज़ में नहीं हो रहे हैं। बेसिकली इसको लेकर ना बहुत सारे जो मेजर्स हैं वो अलग-अलग देशों में लिए गए हैं। चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो कनाडा हो, यूके हो या दूसरे देश हों। सब कहीं न कहीं स्टील के ऊपर में टैक्स लगा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बहुत सारा स्टील कहीं न कहीं इन देशों में ना जाकर वो इंडिया की साइड डाइवर्ट हो रहा था। हमारे देश के प्रोडक्शन को खुद को हिट कर रहा था। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 12% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएँगे ताकि इसका भी थोड़ा-सा जो ट्रेड है उसको बैलेंस किया जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे सुनिए। यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि देखिए, जब बात करते हैं स्टील प्रोड्यूसिंग के मामले में, तो बहुत सारे देश की जो कैपेसिटी है वो एक लिमिट से ऊपर जा चुकी है। वो आज हद से ज़्यादा स्टील को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपने पास में है जापान, दूसरा साउथ कोरिया, तीसरा चाइना। ये अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन जो इनके देश में इस्तेमाल हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पर ये स्टील को बना रहे हैं। और बनाने के बाद में अलग अलग देशों में, इंडिया जैसे मार्केट के अंदर में, वो भर भर के सस्ता सस्ता स्टील बेच देते हैं, जिससे हमारे खुद के मार्केट हिट होते हैं। तो ये है प्रॉब्लम दोस्तों स्टील इंपोर्ट को लेकर। ठीक, चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर आपकी जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है अपार आईडी के बारे में। सुनिएगा क्या है पूरा मामला। रिसेंटली अपार आईडी बहुत चर्चाओं में आई है। ठीक है, तो अपार आईडी का फुल फॉर्म क्या है? इसका मतलब है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल्स के अंदर में, उनके लिए यहाँ पर यह अपार आईडी एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है ताकि एक बच्चे के सारे रिकॉर्ड्स एक जगह पे रखे जा सकें। और इसी अपार आईडी को बेसिकली एक इनिशिएटिव के तौर पर हम लोग कह सकते हैं, कंपेयर करते हैं। और वो जो इनिशिएटिव है वो है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। यानी अपार आईडी क्या है? एक देश और एक स्टूडेंट आईडी होगी, और उस स्टूडेंट आईडी के अंदर में उसका जितना भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स, जो भी उसने पढ़ाई की है, वो सारा अपडेट होगा। तो कहीं दूसरे स्कूल में जा रहा है एडमिशन लेने, कहीं दूसरे कॉलेज में जा रहा है एडमिशन लेने, तो उसको जगह जगह पे सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जाके अपार आईडी थमा देगा। अपार आईडी में वो सारे के सारा कॉलेज डिपार्टमेंट देख लेगा कि हाँ भैया इसके पास में ये क्वालिफिकेशंस हैं। समझ रहे हैं? तो अपार आईडी का मेन फ़ायदा यही है कि आपको एक ही जगह पर जो स्टूडेंट का एकेडमिक अचीवमेंट है वो पता चल जाता है, और वो सारा का सारा अचीवमेंट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन के अंदर में। इससे एजुकेशन में, पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। डिजिटल रिकॉर्ड्स यहाँ पर मेंटेन हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्या अपार आईडी मैंडेटरी है, कंपलसरी है सभी को बनाना? तो इसका उत्तर है नहीं। ऑफिशियल तौर पर जब अपार आईडी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये कॉन्सेप्ट वॉलंटरी था। याद रखिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्वैच्छिक इच्छा है, आपकी खुद की मर्जी है कि आप अपार आईडी बनवाएंगे या नहीं बनवाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके अब सीन बदल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है यूपी का। उत्तर प्रदेश आज के समय पर थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहा है बच्चों के ऊपर में कि 100% हमें एनरोलमेंट चाहिए सीबीएसई स्कूल्स के अंदर में या कुछ स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर में, हर बच्चे की अपार आईडी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर कुछ स्टेट जो हैं फोर्सफुली या जबरन यहाँ पर ये कोशिश करवा रहे हैं, जबकि बहुत सारे पेरेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं है। तो पेरेंट्स को भी यहाँ पर बहला फुसला दिया जाता है, भाई अपार आईडी नहीं बनवाओगे तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे की पढ़ाई में। पेरेंट्स तो यहाँ पर चिंता करते हैं ये अपने बच्चे की, तो वो टेंशन में अपार आईडी बनवा रहे हैं। बट यहाँ पर इशू है प्राइवेसी का। ये डॉक्यूमेंट जो अपलोडेड है, गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्टेड रख पाएगी या नहीं रख पाएगी? समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन ये है, किसी को बच्चे को अपार आईडी बनानी है तो कैसे जनरेट होती है? स्कूल से बनती है। स्कूल आपका डेटा कलेक्ट करेगा, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, पेरेंट्स के साइन होंगे कंसेंट फॉर्म के ऊपर में कि हाँ, कि आपकी मर्जी से ही अपार आईडी बन रही है, तो उस पर पेरेंट्स का भी साइन होगा। फिर जो स्कूल है सभी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा, देन उसके बाद में इस आईडी को इशू करेगा। आपके पास में अपार आईडी आ जाएगी, जहाँ पे आप सारे के सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टोर करे जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगली खबर पर। यह भी बहुत ही ज़्यादा काम की खबर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड सेंचुरी के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो ये आपका जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है। क्या बात हो रही है? सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में दोस्तों बात हो रही है। तो ये जो सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये इसका लोकेशन याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर लोकेशन पूछा जाता है। तो महाराष्ट्र के अंदर में सांगली डिस्ट्रिक्ट में ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। हाल ही में यहाँ पर लगभग 295 चीताज स्पॉट करे गए, मतलब बहुत सारे चीता देखने को मिले हैं, है ना। एक बताया जाता है कि बहुत सारे स्पॉटेड डियर चीता बोल रहा हूँ, चीतल्स देखने को मिले हैं। चीतल्स बेसिकली स्पॉटेड डियर होते हैं। ये आपके सामने फोटो प्रेजेंट है। तो माना जा रहा है कि भाई आज के समय पर ये सबसे ज़्यादा डियर पॉपुलेशन सेंचुरी के अंदर में आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा हिरण की प्रजाति यहीं पर प्रेजेंट है, इसलिए सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चाओं में है। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लोकेशन वगैरह ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। जैसे सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर सांगली डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है।
ये भारत का, अब देखो ये पॉइंट तो है यार बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट, ये इंडिया का पहला मैन मेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखिएगा। यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से फॉरेस्ट को कल्टीवेट किया गया है बिना किसी यहाँ पर वाटर सप्लाई के, है ना, सब कुछ आर्टिफिशियल तौर पर मैनेज किया गया है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसमें जो मेजर प्लांट की स्पीशी हैं, जब हम लोग बात करते हैं पेड़ की प्रजातियां, ये कुछ पेड़ों की प्रजातियां यहाँ पर प्रेजेंट हैं, उसके साथ साथ कुछ एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं। एनिमल्स में सबसे ज़्यादा वही सांबर डियर, चीतल, स्पॉटेड डियर यानी कि हिरण की प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। दैट्स इट। ठीक है, चलिए अगली खबर पर आते हैं, और अगली खबर भी हमारे लिए काम की है। सोनिक वेपन्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा रिसेंटली काफ़ी आर्टिकल पब्लिश हुए सोनिक वेपन्स को लेकर। तो ये टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, न्यूज़ आपके सामने है। खबर यह है कि सर्बियन की सरकार ने, सर्बिया की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया, कुछ लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लोगों को हटाने के लिए, उस भीड़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया है। सोनिक वेपन मैं आपको बता दूं एक बैंड वेपन है जिसका उपयोग आप नहीं कर सकते। तो इसका यूज़ किया है इन्होंने प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए। इस वजह से ये सोनिक वेपन चर्चाओं में है। अब देखो वर्ड से पता चल रहा है सोनिक वेपन कहीं ना कहीं ये ध्वनि यानी साउंड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली यही किया जाता है, एक हाई लेवल की साउंड प्रोड्यूस की जाती है जो एक बूढ़ा इंसान तो झेल ही ना पाए, उसके कान पूरी तरह से फट जाएं। इस तरीके के यहाँ पे साउंड वेव्स का इस्तेमाल होता है इन सोनिक वेपन्स के अंदर में, याद रखिएगा। जब मैं बात करता हूँ सोनिक वेपन की, तो कई बार इनको अकाउस्टिक वेपन का नाम भी देते हैं। ये ऐसे डिवाइसेस हैं जिससे लाउड और पेनफुल साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर और ऐसी दर्दनाक साउंड निकलती है जो एक इंसान के कान को कई दिनों तक सुन रख सकती है। अब ये भीड़ भड़क्के में इस्तेमाल किया जाता है कि भाई यहाँ पे प्रोटेस्ट है, काउंटर नहीं हो रही है, तो ये सीधा साउंड वेव छोड़ दी जाए वहाँ पर। समझ रहे हैं। पहली बार मैं आपको बता दूं ये जो साउंड वेव है इसका इस्तेमाल हुआ था इराक के अंदर। तो इराक में ना 2004 में जो क्राउड है, जो भीड़ है, उसको कंट्रोल करने के पर्पज़ के लिए यूएस की मिलिट्री ने इस प्रकार के साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन हमारे सामने यह है, हाउ डू सोनिक वेपन्स वर्क? ये साउंड वेव या सोनिक वेपन्स काम कैसे करते हैं? अब देखो ये वेपन्स काम कैसे करते हैं इसको आप समझिएगा। ये हमने एक पर्टिकुलर ट्रक के ऊपर में इस डिवाइस को लगा रखा है, एक वैन के ऊपर में एक डिवाइस लगा रखा है। इसमें हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो एनर्जी को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है, ध्वनि की तरंगों में बदलता है। और ये बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती है, यानी कि आप अपने टारगेट्स पर, कि हाँ भीड़ में हमें केवल इस टारगेट को ये टारगेट करना है, यहाँ तक साउंड छोड़नी है, तो आप आराम से टारगेट कर सकते हैं। और जो अथॉरिटीज़ हैं वो उस साउंड की फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पर इसकी ताकत है। अब देखो सोनिक वेपन्स में भी 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला आपका प्रकार है LRAD यानी लॉन्ग रेंज अकाउस्टिक डिवाइस। इसको यहाँ पे जितनी भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट या मिलिट्री है कभी कभी वो इस्तेमाल करती है क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। और ये लगभग कह सकते हैं इसमें जो साउंड है ना वो 8900 मीटर तक 160 डेसिबल से ऊपर की साउंड प्रोड्यूस करवाई जा सकती है। 160 डेसिबल से ऊपर साउंड, समझ रहे हैं। ये कान में जाएगी, कान में दर्द उठने लगेगा, है ना, कान का पर्दा फट सकता है, हेयरिंग डैमेज हो सकते हैं, है ना, एक इंसान बेहोश हो सकता है, इतनी खतरनाक सिचुएशन है। दूसरा जो प्रकार होता है सोनिक वेपन का दोस्तों, वो है हमारे सामने मॉस्किटो डिवाइस। याद रखिएगा मॉस्किटो डिवाइस क्या करता है, ये भी एक हाई पिच साउंड को प्रोड्यूस करता है। एक ऐसी साउंड जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगी, इतनी तेज़ होगी कि भाई केवल नौजवान ही झेल पाएगा उसे, जिसकी उम्र 30 से ऊपर हो चुकी है, हो सकता है वो झेल ही ना पाए। समझ रहे हैं। इससे इफेक्ट क्या होता है, इससे अगेन एक बहुत इरिटेशन होने लगता है दिमाग के अंदर में जब ये साउंड चढ़ती है। तीसरा प्रकार आता है हमारा इंफ्रासोनिक वेपन का। इंफ्रासोनिक यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर जो साउंड होती है ये इंसान सुन तो नहीं पाता, लेकिन ये साउंड दर्द बहुत देती है दिमाग को और कान को। अब इसके ऊपर में थोड़ी रिसर्चेज भी चल रही हैं। बताया जाता है इंफ्रासोनिक वेपन से लोगों के सर में दर्द, नौसिया, वर्टिगो या कुछ अंदरूनी जितने भी यहाँ पर ऑर्गन्स हैं, अंग हैं हमारे, वो डैमेज हो सकते हैं। ये इंफ्रासोनिक वेपन्स के बारे में कुछ डिटेल शेयर की गई हैं। ठीक है, आगे आते हैं। फिर उसके बाद में एक और रेलिवेंट टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा, वो है एक्सरसाइज बोंगो सागर 2025। ये सुनिएगा, थोड़ा काम का है। तो भारत और बांग्लादेश की नेवी के बीच में ये अभ्यास हुआ है बोंगो सागर 2025। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, बे ऑफ बंगाल में हुआ है, ये भी याद रखना है। एक्सरसाइज बोंगो सागर की बात करता हूँ तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि बताइए कौन से 2 देशों की नेवी के बीच में अभ्यास होता है।
तो भारत और बांग्लादेश की नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज बोंगो सागर होता है। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, लेकिन अभी यहाँ पर धीरे धीरे करके रेगुलर बेसिस पे ये अभ्यास हुआ, जिस वजह से 2025 में जो अभी बे ऑफ बंगाल में हुआ है, ये हमारा अब की बार 5वां एडिशन था बोंगो सागर का। जब ये बोंगो सागर अभ्यास चला तो भारत ने अपना INS रणवीर, यानी कि जो हमने कौन सा जहाज़ भेजा, अपना INS रणवीर, और बांग्लादेश ने अपना BNS अबू उबैद नाम का जहाज़ भेजा, जहां पर हम दोनों ने मिलकर अपने एक दूसरे के साथ में प्रैक्टिस को शेयर किया है और ये देखा है कि भारत बांग्लादेश कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो साथ में किस तरीके से खड़े हो सकते हैं। जबकि बांग्लादेश में अलग से प्रॉब्लम चल रही है, खैर उससे हटाते हैं। नाउ ये जो INS रणवीर, यानी कि भारत ने अपना जो इंडियन नेवल शिप रणवीर भेजा है, इसके बारे में एक दो तथ्य हैं वो जान सकते हैं। सबसे पहले ये वाला जो जहाज़ है दोस्तों, ये राजपूत क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। यानी आपको पता है, मैंने कल भी बताया था आपको द हिंदू के वीडियो में, कॉर्वेट, फ्रीगेट, डिस्ट्रॉयर 3 प्रकार के जहाज़ हैं। ये क्या है, डिस्ट्रॉयर नहीं, बड़े साइज़ का जहाज़ है और इस पर बहुत सारे हथियार लगाए गए, हथियारों से लैस है। तो इसमें स्टेट ऑफ द वेपन्स, सेंसर, ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो ध्यान रखिएगा ये INS रणवीर के बारे में। तो INS रणवीर की बात करते हैं तो हमारे पास में ना 5 जो हैं वो राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर, लड़ाकू जहाज़। तो ऐसे लड़ाकू जहाज़ जो राजपूत क्लास के हैं, तो इन 5 में से चौथा दोस्तों INS रणवीर है, जिसको 28 अक्टूबर 1986 में लाया गया था, कमीशन किया गया था। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट आर्टिकल है, बहुत काम का है, और GS पेपर नंबर 2 हेल्थ से आप इसको लिंक कर सकते हैं। हमने थंबनेल भी इसके बारे में मेंशन कर रखा है। थंबनेल में आपने एक आदमी देखा होगा जिसका पैर जो है बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है, एक पैर सूजा हुआ है, उसको एक बीमारी हुई हुई है, उसको बोलते हैं हम लोग एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव भी कई बार नाम दिया जाता है। वो एक वायरस की वजह से होती है, लिम्फेटिक फ्ले वायरस की वजह से, और ये वायरस यहाँ पर मच्छर फैलाता है, मॉस्किटो यहाँ पर उसके पीछे का जिम्मेदार है। तो कहोगे ये सब क्यों बता रहे हो, ये सब तो थंबनेल में मेंशन है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये जो बीमारी है ना एलिफेंटियासिस, ये एक प्रकार की नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, याद रखिएगा। एक ऐसी बीमारी जिसके ऊपर में आज ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, बट ये बीमारी चिंता का विषय तो है। तो अभी रिसेंटली एक खबर पब्लिश होती है जहां पर बोला जा रहा है कि भारत धीरे धीरे करके बड़े लेवल पर प्रोग्रेस कर रहा है। हमने बहुत सारे सुधार करे हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के अंदर में, बहुत सारे पॉलिटिकल सपोर्ट के माध्यम से, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से, रीजनल कोऑपरेशन के माध्यम से ये सुधार यहाँ पर हुआ है। समझ रहे हैं? तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज से धीरे धीरे करके लड़ा जा रहा है, ये बेसिकली हमारे पास में खबर निकल कर आई है। तो क्या होती है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज? ये वो कंडीशंस हैं जो वायरस की वजह से बीमारियां फैलती हैं, कुछ बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगाई या टॉक्सिन्स की वजह से बीमारियां फैलती हैं। इससे एक इंसान की हेल्थ बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। लेकिन इन बीमारियों को लेकर दवाइयाँ कम हैं, क्योंकि अवेयरनेस कम है, लोगों के पास में ज़्यादा जागरूकता नहीं है। लेकिन आज भी दोस्तों नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल वायरस डिजीज़ के जो भी केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हम इसमें जो वर्ड है ना, ये नेग्लेक्टेड, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो यहाँ पर बीमारियाँ हैं ना, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इनमें अटेंशन कम है। तो अटेंशन कम है तो कोई देश फंडिंग भी कम करता है, तो इस वजह से यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं, सपोर्ट कुछ नहीं है। इसमें बड़े बड़े एग्जाम्पल अपने पास में। सबसे पहला गिनिया वॉर्म डिजीज़ खतरनाक है, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, काला अजहर, एलिफेंटियासिस जिसका फोटो हमने थंबनेल में लगाया है, लिम्फेटिक फिलेरेसिस भी इसको बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर याद रखिएगा, ये बात ध्यान रखने वाली है, जब भी हेल्थ का कोई टॉपिक आएगा, भारत के अंदर में 12 प्रकार की ये आपकी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं। ठीक है, भारत के पास में 12 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं। प्रॉब्लम यह है कि इनमें से बहुत सारी बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं, बहुत सारी बीमारियों का लाइफ साइकिल बिल्कुल अलग है, इनसे लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आज दुनिया भर में देखोगे तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ की वजह से 1 बिलियन से ज़्यादा लोग पूरी तरह से अफेक्टेड हैं। 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी के ऊपर में बुरा असर पड़ रहा है करंट समय पर। तो 1.5 बिलियन जो लोग हैं, इनको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। इस वजह से इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए हम क्या करते हैं, हर साल ये वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे को भी यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। तो याद रखिएगा, हर साल 30 जनवरी, कब? हर साल 30 जनवरी को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड डिजीज़ डे करके यहाँ पर एक डे है जिसको ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें। ठीक, चलिए आखिरी आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है संसद भाषिनी इनिशिएटिव के बारे में। बहुत छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, फटाफट कवर कर लेते हैं। खबर यह है कि लोकसभा के सेक्रेटेरिएट और साथ ही साथ में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन दोनों ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU को साइन किया है। ये अंडरस्टैंडिंग साइन इसलिए की गई है क्योंकि ये डेवलप कर रहे हैं संसद भाषिनी इनिशिएटिव। संसद भाषिनी इनिशिएटिव का मतलब है पार्लियामेंट के अंदर में
ये एक एआई पावर वाला सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जॉइंट इनिशिएटिव के तौर पर लोकसभा का सेक्रेटेरिएट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, एक एआई पावर टूल जिसको नाम दिया गया है संसद भाषिनी, इसको लॉन्च कर रहे हैं। इससे क्या होगा, बहुत सारी भाषाओं का सपोर्ट मिल सकेगा, है ना, क्योंकि अलग अलग भाषाएं यहाँ पर भाषाओं में हेल्प कर सकता है ये एआई टेक्नोलॉजी। उसके अलावा जो रियल टाइम स्पीच दी जाती है, स्पीच को टेक्स्ट में बदल सकता है, स्पीच से स्पीच ट्रांसलेशन कर सकता है। एआई चैटबॉट है, तो यहाँ पर लोगों को इंटरेक्शन करना है तो वो एआई चैटबॉट से इंटरेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये एआई है तो इसमें जो पार्लियामेंट की डिबेट है उसको ट्रांसलेट कर सकता है, कमेटी की रिपोर्ट को ट्रांसलेट कर सकता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कर सकता है। अब ये ट्रांसलेट किस में करेगा, भारत की अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकता है ताकि लोगों का जो एंगेजमेंट है अच्छी तरीके से हो सके। तो ये पूरा का पूरा एआई फीचर है, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए, हाल ही में संसद भाषिनी इनिशिएटिव क्या था ये, तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके तहत हम एआई पावर सिस्टम को लाने की बात कर रहे हैं अपने संसद के अंदर। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन समाप्त। ये था दोस्तों डिस्कशन, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मेक श्योर करना चैनल के ऊपर में सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर लेना, क्योंकि रोज़ सुबह 5 बजे ऐसा ही धमाकेदार धांसू सा सेशन मिलता है आपको करंट अफेयर्स का, जहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट खबरें आपकी कवर करवा दी जाती हैं। ठीक है, चलें फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।